हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो हमारी एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी मेंस के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें हिंदी अवश्य पूछी जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आधुनिक हिंदी में हम भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड हम? तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी। अब जो आधुनिक हिंदी है तो इसका समय कब से शुरू हो गया था? तो आधुनिक हिंदी का समय फ्रेंड्स 1850 से शुरू हुआ है। इसका समय कब से शुरू हुआ? तो इसका समय 1850 ईस्वी से अब तक ये इसका समय रहा है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस आधुनिक हिंदी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? तो आधुनिक हिंदी के अंतर्गत इसमें हम देखते हैं कि पहला हमने आपको बताया था कि भारतेंदु पूर्व युग, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। इसके बाद फिर चौथा हो जाता है छायावाद। ठीक है, और छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। फिर इसके बाद प्रयोगवाद, फिर उसके बाद में नई कविता। ठीक है, तो ये इतने हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं आधुनिक हिंदी के अंतर्गत। तो हम इसमें ये पढ़ चुके हैं भारतेंदु पूर्व युग, इसके बाद भारतेंदु युग भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें शुरू करते हैं द्विवेदी युग। ठीक है, तो इसको देखिए भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग के बाद में आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का समय कब से शुरू हुआ है? तो देखिए इसमें द्विवेदी युग। ठीक है, अब द्विवेदी युग का समय कब से कब तक रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो द्विवेदी युग है इसका समय, ठीक है, द्विवेदी, तो इसका समय कब से कब तक रहा है? तो इसमें अपने को ध्यान रखना है। तो आपको हमने बताया था कि जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग का समय 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। और जो द्विवेदी युग है इसका समय कब से कब तक रहा है? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक ये इसका समय रहा है द्विवेदी युग का। अब जब हमने आपको भारतेंदु युग पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग क्यों पड़ा। तो उस समय के जो प्रमुख विद्वान थे, लेखक थे, वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो उन्होंने उस समय कुछ लेखकों के, कवियों के समूह को इकट्ठा किया था, एक मंडल तैयार किया था जिसको हम भारतेंदु मंडल कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम रखा गया था। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं कि द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों हुआ? तो इस समय हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस समय किए थे। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका नाम द्विवेदी युग क्यों हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है द्विवेदी युग। अब क्यों रखा गया है? तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो क्या क्या कार्य किए वो देखिए। इसमें सबसे पहला काम इनका देखिए कि इन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक लेखकों की, कवियों की एक पीढ़ी तैयार किया। लेखकों और कवियों की पीढ़ी का निर्माण किया, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इनके नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया है? तो इन्होंने लेखकों और कवियों, ठीक है फ्रेंड्स, लेखकों और कवियों की पीढ़ी का निर्माण किया था, की पीढ़ी का निर्माण किया। ये क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने इस समय लेखकों और कवियों का एक बहुत बड़ा समूह तैयार किया था।
ठीक है। और ये कवि और ये लेखक हिंदी को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, मतलब ये हिंदी में खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दूसरा क्या इनका योगदान था, तो दूसरा ये था कि इन्होंने हिंदी के व्याकरण को स्थिरता प्रदान की, हिंदी की व्याकरण। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी की व्याकरण है तो इसको स्थिरता प्रदान किया इन्होंने, स्थिरता। आ रहा समझ में सबको? तो इससे पहले फिर क्या था, तो इससे पहले व्याकरण तो थी लेकिन बार बार उसमें परिवर्तन हो रहे थे, और इन्होंने क्या किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो इन्होंने इस समय हिंदी के व्याकरण को स्थिरता प्रदान कर दी। मतलब इन्होंने कहा कि इसकी व्याकरण एक निश्चित है, यही ये इन्होंने बताया था, इसके कारण अधिक प्रसिद्ध हुई ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इनका योगदान क्या था, तो अगला इनका योगदान ये था हिंदी में कि इन्होंने हिंदी के लिए एक शब्द भंडार मतलब शब्दकोश को तैयार करवाया। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने फिर इस समय क्या किया, हिंदी शब्दकोश को तैयार करवाया था, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है फ्रेंड, तो इनको ध्यान रखना, ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके कारण इन्हें या इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया द्विवेदी युग, इन्हीं के नाम पर इसलिए रखा, ये इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट काम किसी भी लेखक ने नहीं किया था। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इस समय हम देखते हैं कि जो खड़ी बोली थी, अब खड़ी बोली इस समय और ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगती है। खड़ी बोली का उपयोग लेखक गण और ज़्यादा अपने साहित्य में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इस समय हम देखते हैं कि जो ब्रज भाषा थी, ठीक है, अब ब्रज भाषा क्या होती है, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र सीमित होने लगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि जो द्विवेदी युग है, इस समय क्या क्या परिवर्तन होने लगे, तो इस समय जो ब्रज भाषा थी, ठीक है, ब्रज भाषा क्या होने लगी, तो ब्रज भाषा सीमित होने लगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्रज भाषा सीमित होने लगी, और यह अब भाषा नहीं, अब यह बोली बनकर रह जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रज भाषा सीमित हो गई, और ब्रज भाषा अब भाषा नहीं, अब वह क्या बची, बोली बची। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो खड़ी बोली थी, तो खड़ी बोली अब क्या है इस काल में, तो खड़ी बोली इस समय अब बोली नहीं, खड़ी बोली भाषा बन जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो खड़ी बोली बन जाती है भाषा, और ब्रज भाषा हो जाती है बोली। मतलब खड़ी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और ब्रजभाषा का क्षेत्र सीमित होने लगा। किस काल में, ये द्विवेदी युग की बात है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर इसी काल में हम देखते हैं कि खड़ी बोली में पद्य रचना अधिक होने लगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, और व्यवहार में भी खड़ी बोली का अधिक उपयोग होने लगा था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस काल में, इस युग में पद्य रचना खड़ी बोली में अधिक होने लगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि खड़ी बोली में पद्य रचना, ठीक है, पद्य रचना अधिक होने लगी, जिसके कारण खड़ी बोली का और विस्तार होता चला गया और यह विस्तृत होती चली गई। ठीक है, और इसी काल को, इसी द्विवेदी युग को ध्यान रखना, जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो किसका जागरण सुधार काल, तो खड़ी बोली का जागरण सुधार काल है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जागरण सुधार काल किसे कहते हैं खड़ी बोली का, तो खड़ी बोली का जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। ठीक है, जागरण सुधार काल ये किसको कहा जाता है, ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। तो किसका कहते हैं, खड़ी बोली का। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए खड़ी बोली का जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है द्विवेदी युग को। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस काल में किन किन लेखकों ने, कवियों ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया था या खड़ी बोली को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, तो इस युग के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है खड़ी बोली में। ठीक है, मतलब हिंदी में। तो देखिए इसमें एक तरफ फिर इसमें रचना का नाम और दूसरी तरफ उसके रचनाकार का नाम आपको ध्यान रखना है। तो द्विवेदी युग में पहले देखिए लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महावीर प्रसाद
द्विवेदी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी जिसकी वजह से हिंदी को बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो इसमें इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है अबला विलाप। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ध्यान रखना फ्रेंड्स। रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है अबला विलाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम बताइए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उनकी रचना क्या है, अबला विलाप। ठीक है, इसके बाद में और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें जैसे उर्वशी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसी द्विवेदी युग में अगले विद्वान का नाम आता है जो बहुत ही फेमस रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हरिओध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हरिओध। उनका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपको इनका नाम याद रखना है। इनको हरिओध भी कहा जाता है, ध्यान रखना, हरिओध। ठीक है, हरिओध। अब इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी दूसरी रचना आती है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास, ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बात तो ये बताओ कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है ये किस युग के लेखक हैं, तो आपको बताना पड़ेगा द्विवेदी युग के हैं। फिर दूसरा क्या पूछेगा, तो पूछेगा कि इनकी रचना का नाम बताइए जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रिय प्रवास। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले इसमें लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इनकी रचनाएं देखिए, सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पंचवटी, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो पंचवटी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद इनकी साकेत, फिर यशोधरा। ठीक है, साकेत, यशोधरा। इसके अलावा फिर और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती है, जयद्रथ वध है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, लेकिन इनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है वो है पंचवटी और साकेत और यशोधरा। ये ज़्यादा अभी तक पूछी गई इनकी रचनाएं हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन लेखकों ने, इन विद्वानों ने उस समय, उस टाइम में हिंदी को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था। अगर ये लोग उस समय हिंदी को बढ़ावा नहीं दिए होते तो आज हमारे बीच हिंदी उपस्थित नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज लोग तो प्रयास कर ही रहे थे अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद फिर अगले द्विवेदी युग के जो लेखक हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना का नाम क्या है वो देखिए इसमें, राम नरेश त्रिपाठी। तो इनकी एक रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी रचना है पथिक। ठीक है, इनकी रचना है पथिक, ये बार बार इनसे पूछी जाती है इनकी रचना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके अलावा इनकी रचना मानसी भी है, स्वप्न भी है। ठीक है, ये इनकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। तो इनमें अभी तक जो ज़्यादा इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं वो ये पथिक पूछी जाती है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना का नाम लिखिए, पहला। दूसरा पूछेगा कि ये किस युग के लेखक हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और फिर कैसे पूछेगा,
तो और पूछ सकता है कि द्विवेदी युग के लेखकों का नाम बताइए या विद्वानों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप ये 4 नाम लिख देना इसमें। ठीक है, तो इसमें पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद में उनकी रचनाएं भी आपको साथ में लिखना। अगर रचनाएं बोलता है तो रचनाएं भी साथ में लिखना, और अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि द्विवेदी युग के लेखकों का नाम लिखिए, सिर्फ नाम पूछ रहा है, सिर्फ नाम लिखिए। और अगर पूछ रहा है कि नाम के साथ रचनाएं भी बताइए, तो आपको नाम के साथ में रचनाएं भी लिखना है फिर। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये द्विवेदी युग समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर शुरू होता है द्विवेदी युग के बाद में छायावाद युग। अगला शुरू होता है छायावाद। अब जो छायावाद युग है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो छायावाद युग की शुरुआत 1918 से 1918 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है, जो कब तक रहा ये रहता है 1936 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो छायावाद युग इसका समय 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस समय क्या क्या हुआ, तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि जो छायावाद युग था ये हमारी हिंदी के लिए, खड़ी बोली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इस समय क्या हुआ कि इस समय खड़ी बोली में, जो खड़ी बोली है हमारी भाषा, इसमें अब पद्य रचना के साथ साथ में गद्य रचना भी की जाने लगी। जबकि इससे पहले जो द्विवेदी युग था उसमें क्या हो रहा था, उसमें पद्य रचना को बढ़ावा दिया गया था। और इस काल में क्या हुआ कि इसमें गद्य और पद्य दोनों ही रचनाएं हिंदी में की जाने लगी या खड़ी बोली में की जाने लगी। तो इस समय फिर खड़ी बोली को और ज़्यादा बढ़ावा मिला, इसलिए इस युग को खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो ये छायावाद युग को कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, खड़ी बोली का स्वर्णकाल। ठीक है, तो खड़ी बोली का स्वर्णकाल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो रचनाएं थी, जैसे अपन देखते हैं कि पद्य रचना और गद्य रचना, ठीक है, पद्य रचना और गद्य रचना ये दोनों ही कौन सी भाषा में की जाने लगी, खड़ी बोली में। ठीक है, तो गद्य रचना और पद्य रचना दोनों ही खड़ी बोली में की जाने लगती है। और इस समय खड़ी बोली को बहुत अधिक बढ़ावा मिला और अधिक उसका विकास हुआ, इसलिए इस छायावाद युग को खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो छायावाद युग है, तो इस काल में, इस समय में कौन कौन से विद्वानों ने हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अर्थात इस समय किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य की रचना, मतलब हिंदी भाषा में साहित्य की रचना की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें पहला नाम, तो पहला नाम इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद का, पहला नाम देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद, बहुत ही फेमस है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना का नाम है कामायनी। ठीक है, इनकी रचना है कामायनी, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाती है, ये इनका महाकाव्य है। ठीक है, बहुत फेमस रचना है ये। इसके बाद फिर अगले राइटर का नाम आ जाता है जयशंकर प्रसाद के बाद माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, बहुत फेमस है ये, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचना देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की पहली रचना जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है इनकी, तो इनकी रचना का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये बहुत ही अच्छी कविता है, आपने पढ़ी होगी पहले स्कूल में, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है इनकी, तो इसको ध्यान रखना, पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद में हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो याद रखना, पुष्प की अभिलाषा के बाद में
हिम किरीटनी और इसके बाद फिर हिम तरंगिनी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसके छायावाद युग के अगले जो कवि और लेखक आते हैं उनके नाम देखिए। और इसमें जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकता है, इनकी रचना का नाम है झांसी की रानी। बहुत फेमस रचना है ये, ठीक है, झांसी की रानी। ये कई बार इनसे पूछा गया है कि झांसी की रानी किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके बाद में और इनकी रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको याद रखना है उन्मादिनी, ये भी इनकी रचना है। इसके बाद में बिखरे मोती, ठीक है, बिखरे मोती। इसके बाद फिर इन्हीं की अगली रचना है पापी पेट। इसके बाद फिर झांसी की रानी, उन्मादिनी, बिखरे मोती, पापी पेट। इसमें अभी तक जो ज़्यादा पूछे गई है बिखरे मोती और झांसी की रानी, ये दो इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सभा के खेल, इसके बाद में वीरों का कैसा हो बसंत, ये सब इनकी रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। लेकिन अभी तक जो ज़्यादा पूछी गई हैं तो ये रचनाएं आपको ध्यान रखना है, झांसी की रानी और बिखरे मोती, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी, ठीक है। इसके बाद फिर सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद में अगली रचना आती है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। तो देखिए इसमें अगले हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को कई विद्यार्थी महिला समझते हैं, ठीक है, लेखिका समझते हैं इनको, लेकिन ये लेखिका नहीं है फ्रेंड्स, ये लेखक है, कवि है ये, ठीक है, ये कवयित्री या लेखिका नहीं है, ठीक है, इनका नाम ही ऐसा है। तो सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इनकी रचनाओं में पहली रचना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछी जाती है, जैसे वीणा, ठीक है। इसके बाद फिर युगवाणी, वीणा और युगवाणी, ये दो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसकी? सुमित्रानंदन पंत की, जो बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये छायावाद युग के कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक दो का नाम और देख लीजिए इसमें जो आपको याद रहे। तो इसमें अगले हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा, इनकी भी रचना बहुत फेमस है और आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं में देखिए पहली रचना इनकी याद रखना है आपको, जैसे निहार। इसके बाद फिर निहार रश्मि। इसके बाद फिर सांध्य गीत। इसके बाद फिर निर्जा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इन सभी रचनाओं को किस नाम से संकलित किया गया है? तो इन सभी रचनाओं को यामा नाम से संकलित किया गया है। किस नाम से? यामा नाम से। आपको याद रखना है, या यूं आप कह सकते हैं कि इन सभी का संकलन किस नाम से हुआ है? तो इन सभी का संकलन यामा नाम से हुआ है। मतलब यामा एक इनका बड़ा ग्रंथ है, उसमें ये सभी रचनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में बताइए या उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो ये रचनाएं आपको बताना है। और अगर यूँ पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा की वह कौन सी रचना है जिसमें उनकी अन्य रचनाओं का संकलन किया गया है, तो ये है यामा। ठीक है, यामा नाम से इन सभी रचनाओं का संकलन किया गया। फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये छायावाद युग समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रगतिवाद। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारी आधुनिक हिंदी है, तो आधुनिक हिंदी को हमने कुछ भागों में बांटा है, भूलना नहीं है, ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो आधुनिक हिंदी है इसको हमने भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, इसके बाद फिर द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। इतने भागों में हमारे हिंदी के विद्वानों के द्वारा इसे बांटा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हुआ छायावाद युग। अब इसके बाद शुरू करते हैं प्रगतिवाद। अगला है प्रगतिवाद। अब ये प्रगतिवाद का समय कब से कब तक रहा है? तो इसका समय 1936 से शुरू हुआ था। कब से इसका समय शुरू हुआ है? 1936 ईस्वी से इसका समय शुरू हुआ है। फिर कब तक रहता है? तो इसका समय निश्चित नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें। लेकिन शुरू कब से हुआ था, ये इसका समय फिक्स है 1936, इस समय से यह शुरू हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब जो प्रगतिवाद है, तो इसका नाम प्रगतिवाद क्यों हुआ? तो इसका नाम प्रगतिवाद इसलिए हुआ क्योंकि इस समय हमारी हिंदी या हमारी खड़ी बोली, इसका तेज़ी से और विकास होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम होता है प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद में हम जिन विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना हमको जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब जो प्रगतिवाद था, तो इस प्रगतिवाद को स्थापित करने में या एक प्रगतिशील संघ को स्थापित करने में किन किन लोगों का योगदान था, ये हमको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रगतिवाद है ये कैसे शुरू होता है, तो इसको शुरू करने में एक प्रगतिशील संघ का योगदान था। तो लेखक प्रगतिशील संघ उसका नाम था, तो उस लेखक प्रगतिशील संघ ने ही इसको शुरू किया था। तो देखिए इसमें लेखक प्रगतिशील संघ, इसकी स्थापना कब होती है? लेखक प्रगतिशील संघ, प्रगतिशील लेखक संघ है उसका नाम। क्या नाम है? प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, ये इसका नाम है। अब जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना कब और किसने की थी, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना 1936 में की जाती है, 1936 में। कब इसकी स्थापना की गई? 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस संगठन के या इस संघ के 2 सदस्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये है क्या? लेखक या प्रगतिशील लेखक संघ, मतलब ये हुआ कि इसमें लेखकों का संघ था, एक संगठन था, उनके माध्यम से हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसको हमने नाम दिया है प्रगतिशील लेखक संघ। तो इस प्रगतिशील लेखक संघ को स्थापित करने में किन लोगों का योगदान है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और व्यक्ति है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, मुल्क राज आनंद। क्या नाम है? तो उनका नाम है मुल्क राज आनंद। ये 2 लोगों ने मिलकर इस संघ को स्थापित किया था। किसको स्थापित किया था? प्रगतिशील लेखक संघ को। तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ठीक है। तो स्थापना 1936 में हुई थी और इन 2 लोगों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी संघ की। फिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हमारी हिंदी को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में, अब जैसे स्थापना हो गई, स्थापना के बाद हम देखते हैं कि 1936 में ही फिर एक सम्मेलन हुआ, एक अधिवेशन हुआ, ठीक है। कब? 1936 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है इनका एक अधिवेशन हुआ। तो इनका अधिवेशन कब होता है फ्रेंड्स? तो इनका एक अधिवेशन हुआ 1936 में, 1936 में। जब इसकी स्थापना हो गई थी तो इसके ठीक कुछ समय पश्चात इस संघ का एक अधिवेशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ। कब? 1936 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में।
और लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस समय जब यह अधिवेशन हुआ था तो इस समय बहुत सारे लेखक गण शामिल हुए थे, बहुत सारे लेखक इसमें शामिल हुए थे, सभी ने सहभागिता की थी यहाँ पर। तो इसी समय हमारे भारत के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद भी यहाँ पर पहुँचे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो इनमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो सम्मेलन हुआ है, अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? मुंशी प्रेमचंद ने। मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जब मुंशी प्रेमचंद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। तो इन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि जो साहित्य है तो साहित्य का उद्देश्य है कि जो दबा कुचला वर्ग है उसे मुक्ति दिलाना, ये साहित्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। तो क्या बोला था उन्होंने इस सम्मेलन में? तो इन्होंने इस सम्मेलन में बोला था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग को मुक्ति दिलाना है, ये साहित्य का उद्देश्य है। ये कहा था किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि जो प्रगतिवाद है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, इस समय अब क्या क्या परिवर्तन होने लगे। तो आप देखिए यहाँ पर 1936 में हमारे भारत में स्वतंत्रता के लिए हम लोग संघर्ष करना बहुत तेज़ी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज़ों से हमने कई बार लड़ाई भी की है इस समय। ठीक है, अंग्रेज़ हमको परेशान भी करते थे लेकिन हमारे जो भारत के लोग पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, तो इसमें हम देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं, तो कुछ हम आपको विशेषताएं बता रहे हैं प्रगतिवाद की। तो कौन कौन से विशेषताएं हैं इसकी वो देखिए जरा, प्रगतिवाद की विशेषताएं। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि इस काल में क्या होने लगा, तो इस प्रगतिवाद के समय में हमारे भारत में अब सामाजिक यथार्थ पर लेख लिखे जाने लगे, रचनाएं लिखी जाने लगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस पर रचनाएं लिखने लगे हमारे विद्वान लोग? सामाजिक यथार्थ पर। सामाजिक यथार्थ पर रचनाएं हमारे विद्वान लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये सामाजिक यथार्थ क्या है? मतलब हमारे समाज में जो वास्तव में होता है उसके बारे में यहाँ पर लेखक लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि जो समाज में होता है वही हमारे लेखक साहित्य में लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक यथार्थ का वर्णन करने लगे हमारे लेखक लोग। और दूसरा क्या, तो इस समय हम देखते हैं कि नारियों पर, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। तो महिलाओं पर अत्याचार को कैसे रोका जाए, ठीक है, और उसको नियंत्रण किया जाना चाहिए। महिलाओं को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो इससे संबंधित ये लोग लेख लिखना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नारी प्रेम पर ये लोग लिखना शुरू कर देते हैं। नारी प्रेम मतलब नारी से प्रेम करो, महिलाओं से प्रेम करो। ठीक है, उनको दोयम दर्जा न दो, उन पर अत्याचार न हो। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लेख लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर इसी काल में हम देखते हैं कि हमारे जो लेखक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने राष्ट्रीयता पर लेख लिखना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीयता, अब राष्ट्रीयता समझते हैं, हमारे राष्ट्र पर आधारित रचनाएं लिखने लगे ये लोग। ठीक है, तो राष्ट्र पर उस समय जो संकट गहरा रहा था, मतलब अंग्रेज लोग जो हमको गुलाम बना रखे हुए थे, तो उससे हमें आज़ादी कैसे मिले उस पर ये लोग लेख लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद फिर और इस युग की क्या विशेषता है, तो और इसमें हम देखते हैं प्रकृति से लगाव के बारे में लेख लिखना शुरू कर देते हैं। प्रकृति से लगाव, ठीक है, ये सब पॉइंट या ये सभी बातें ये लेखक लोग, कवि लोग अपनी रचनाओं में लिखते हैं। ये इसमें हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताई अभी प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रगतिवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपको इसमें सब ध्यान रखना है। अब इस समय आपको ध्यान रखना है कि ये सब
हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं अब सब, ये सब हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, सब हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते हैं अब, ठीक है। अब ब्रजभाषा और अवधी में रचनाएं अब नहीं लिखी जाती, अब सब किस में लिख रहे हैं, सब खड़ी बोली में, मतलब हमारी हिंदी में रचनाएं लिखते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस काल में कौन कौन से लेखक हुए थे। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला नाम मुंशी प्रेमचंद जी का, जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत ही फेमस थे ये। तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं ये देखिए इसमें। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में सबसे पहली रचना को ध्यान रखना है गोदान। ये बार बार पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया इससे, ठीक है, गोदान से। गोदान, इसके बाद फिर गबन, ठीक है, गोदान, गबन, इसके बाद फिर कर्मभूमि, ये भी इन्हीं की रचना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, ईदगाह, बूढ़ी काकी, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो बार बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर अगले महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। अगले विद्वान है शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये कवि भी रहे हैं, तो ध्यान रखना सुमन इनकी उपाधि थी और इनका नाम क्या था, शिव मंगल सिंह सुमन, इनको उपाधि दी गई थी, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो इनकी रचना आपको ध्यान रखना है कि विश्वास बढ़ता ही गया और हिल्लोल, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं फ्रेंड्स इसमें, विश्वास बढ़ता ही गया, ठीक है, विश्वास बढ़ता ही गया, और इसके बाद फिर हिल्लोल, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें जो अभी तक इनकी रचना ज़्यादा पूछी गई है वो पूछी गई है आपसे ये विश्वास बढ़ता ही गया, ठीक है, ये आपसे अभी तक ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विश्वास बढ़ता ही गया यह किसकी रचना थी, तो ये है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो शिवमंगल सिंह सुमन थे, बताइए ये किस काल के या किस युग के कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है फिर। तो ये प्रगतिवादी हैं या प्रगतिवाद के कवि हैं, ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो आधुनिक हिंदी है इसमें ये प्रगतिवाद का काल या समय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रयोगवाद। और जो प्रयोगवाद है इसका समय कब से शुरू हुआ, तो प्रयोगवाद का समय 1943 से शुरू होता है। तो देखिए इसमें प्रयोगवाद, और जो प्रयोगवाद है इसका समय 1943 से शुरू होता है या 1943 से इसका समय शुरू हुआ, ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसको शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसका नाम प्रयोगवाद क्यों हुआ, ठीक है। तो प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद इसलिए हुआ क्योंकि इस समय के जो लेखक थे हमारे या जो कवि थे, अब वो यहाँ पर रचनाएं कैसे लिखते हैं, तो वे लोग यहाँ पर रचनाएं प्रयोग के आधार पर या अनुभव के आधार पर रचनाएं लिखते थे, इसलिए इस काल को प्रयोगवाद कहा जाता है। याद रहेगा सबको, फिर से सुन लो कि इस काल को प्रयोगवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जो लेखक थे, कवि थे, वे अपनी रचनाएं अनुभव के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर लिखते थे, इसलिए इस काल को प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें किसके आधार पर, तो अनुभव के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर इस समय रचनाएं लिखी जाती थी। किसके आधार पर फ्रेंड्स, तो अनुभव या प्रयोगों के आधार पर रचनाएं लिखी जाती थी, इसलिए इस काल को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में तार सप्तक की शुरुआत हुई। अब तार सप्तक क्या था, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए। इसके बाद फिर इसके प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए,
ठीक है ना। तो पहले देखिए इसमें प्रयोगवाद के प्रवर्तक, उसके बाद हम शुरू करते हैं तार सप्तक क्या है। ठीक है, ये देखिए इसमें, तो पहले देखिए इसमें इसके प्रयोगवाद के प्रवर्तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसको शुरू करने का श्रेय हम किसको दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है प्रवर्तक का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है अज्ञेय। ठीक है, क्या नाम है उनका, अज्ञेय। अब अज्ञेय का ये तो उनका एक शॉर्ट फॉर्म था, लेकिन उनका जो पूरा नाम है, वास्तविक नाम है, वो क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, और उनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स, तो इसके प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन ये इनका नाम है। इनको एक और किस नाम से जानते थे, तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अज्ञेय, ये इनको अज्ञेय नाम से जानते थे। तो इन्होंने इस प्रयोगवाद को शुरू किया था, मतलब इस प्रयोगवाद को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। ठीक है, इन्होंने एक रचना लिखी थी, उस रचना का नाम है प्रतीक। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इनकी जो रचना है प्रतीक, ये इन्होंने उनके अनुभव पर लिखी थी, या उनके अनुभवों पर आधारित यह रचना इन्होंने लिखी थी। तो यहाँ से इस प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में और इसको बढ़ावा कब मिला, तो इसको बढ़ावा उस समय मिला जब हमारे भारत में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अब ये तार सप्तक क्या है वो अब देखिए। अब आप तो देखिए इसमें तार सप्तक में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तार सप्तक। अब ये तार सप्तक का मतलब क्या है वो देखिए जरा। तो तार सप्तक का मतलब हो जाता है कि ऐसी रचना जिसमें 7 कवियों की कविताओं का संकलन हो, उसे हम तार सप्तक कहते हैं। क्या हो, तो इसमें ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, तो 7 कवियों की कविताओं का संकलन या संग्रह तार सप्तक कहलाता है। और यह पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जब 1943 में इसका प्रकाशन हुआ तो इसी समय से इस प्रयोगवाद को अधिक बढ़ावा मिलता है। ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रयोगवाद की वास्तविक शुरुआत किससे होती है। तो शुरुआत तो इन्होंने की थी, किसने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन इसको और बढ़ावा कब मिला, जब ये तार सप्तक का प्रकाशन हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। मतलब अब जो तार सप्तक है, इस तार सप्तक में जिन कवियों ने अपनी कविताएं लिखी थी, तो 7 कवियों ने कविताएं लिखी। अब 7 कवियों की जब कविताओं का इसमें संग्रह किया गया, तो इनकी कविताएं किस पर आधारित थी, तो इनकी कविताएं अनुभव पर आधारित थी, प्रयोग पर आधारित थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम हुआ प्रयोगवाद। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो प्रयोगवाद है तो इसकी विशेषताएं क्या हो जाती हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाती हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें अन्वेषण करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस समय जितने भी कवि होते हैं ये सभी अपनी रचनाएं किस आधार पर लिखेंगे, तो अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, उसके बाद ही कोई भी रचना या कोई भी कविता लिखते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब अनुभव पर आधारित रचनाएं ये लोग लिखते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो जाती है, दूसरी इनकी जो रचनाएं होती है, दूसरी विशेषता होती है कि ये अनुभव पर आधारित अब अपनी रचनाएं लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ये अपनी रचनाओं में साहस जोखिम भी लेते हैं। मतलब ये जो अपनी रचना लिखेंगे अनुभव पर आधारित तो रहेगी, और इसके साथ साथ साहस भी तो होना कि उनका जो अनुभव रहा है उसको कविता के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक है, ये सब इसकी विशेषता होती है इस प्रयोगवाद की। तो साहस जोखिम ये भी इसमें रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर इसी काल में हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ समय बाद ही आज़ादी प्राप्त हो जाती है 1947 में। तो ये 1943 से शुरू हुआ था। तो राष्ट्र प्रेम से संबंधित भी
ये लोग रचनाएं लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम, ठीक है ना। तो ये सब इस काल की या इस प्रयोगवाद की विशेषताएं होती हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर इससे संबंधित, प्रयोगवाद से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जो प्रयोगवाद है, तो इसमें जो तार सप्तक है, वैसे तो तार सप्तक में 7 विद्वानों को या 7 कवियों को शामिल किया गया था। तो 7 कवियों ने 7 कविताएं लिख कर गए थे, ठीक है। तो इसमें से एक का नाम तो हमने आपको बता दिया, क्या नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। तो पहले इन्हीं से शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कवियों के नाम, जिसमें पहला नाम देखिए अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, अज्ञेय जी। अब इसमें इसका पूरा नाम लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, ठीक है, ध्यान रखना पूरा नाम क्या है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, अज्ञेय। तो इनकी रचनाएं कौन सी थी, तो इनकी एक रचना का नाम है चिंता, ठीक है। इनकी रचना क्या थी, तो इनकी रचना का नाम था चिंता, ठीक है, जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में दूसरे इसमें कवि का नाम आता है गिरिजा कुमार माथुर। क्या नाम है उनका, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इनकी रचना कौन सी थी, तो इनकी रचना थी मशीन का पुर्जा, मशीन का पुर्जा, ये इनकी रचना का नाम है। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आप ये बताओ कि जो प्रयोगवाद था, तो प्रयोगवाद में सप्तक के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखना। तो सभी नहीं पूछेगा, किसी एक का नाम पूछेगा, या यूँ पूछ सकता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर अज्ञेय, नाम याद रखना। फिर पूछ सकता है कि अज्ञेय जी की रचना का नाम बताइए, तब आपको बताना है। फिर ये भी पूछ सकता है कि अज्ञेय जी किस काल के कवि थे, तो आपको याद रखना प्रयोगवाद के, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो अगले हमारे कवि हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव, ठीक है, मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गजानंद माधव, लेकिन इनकी एक उपाधि है जिसको मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। तो इनकी रचना का नाम क्या था, इनकी रचना का नाम था चांद का मुंह टेढ़ा। क्या है इनकी रचना का नाम, चांद का मुंह टेढ़ा। ये पूछी गई रचना, ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चांद का मुंह टेढ़ा। इसके बाद में भूरी भूरी खाक धूल, क्या रचना है, रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी रचना का नाम है। तो इनकी जो अभी तक ज़्यादा पूछी गई रचना है, ये है चांद का मुंह टेढ़ा, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि बताइए गजानंद माधव मुक्तिबोध ये किस काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना होगा पहले प्रयोगवाद के, ठीक है। फिर इसके बाद में इनकी रचना पूछ सकता है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध ये किस काल के कवि थे, और इनकी एक रचना बताइए। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये चांद का मुंह टेढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भूरी भूरी खाक धूल, ठीक। इसके बाद में और भी बहुत सारे इसमें विद्वान हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये थे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है भारत भूषण अग्रवाल, तो ये भी इसी प्रगतिवाद के ही थे। तो प्रगतिवाद के कवि थे भारत भूषण, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, ये भी इसी काल के कवि हैं। तो इनकी एक रचना आप याद रखेंगे कागज के फूल, ठीक है, कागज के फूल, ये इसमें आपको याद रखना है, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रयोगवाद
समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में शुरू होती है नई कविता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आधुनिक हिंदी में प्रयोगवाद समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए नई कविता। ठीक है, अब नई कविता क्या है और कब से इसकी शुरुआत होती है, तो देखिए इसमें नई कविता, अब जो नई कविता का समय है, इसका समय कब से शुरू होता है फ्रेंड्स, तो इसका समय 1951 से शुरू हुआ। इसका समय 1951 ईस्वी से शुरू होता है, जो वर्तमान तक अभी चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और जो नई कविता है, तो नई कविता का नाम नई कविता कैसे हुआ, ठीक है, तो इसमें देखिए हम आपको बताते हैं। तो इस काल में हम देखते हैं कि इस टाइम पर कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपनी कविताओं को नई कविता नाम दिया था। तो किन लोगों ने नई कविता नाम दिया था, तो यहाँ पर जो दूसरे सप्तक के कवि होते हैं, तो दूसरे सप्तक के और तीसरे सप्तक के जो कवि हुए थे, इन्होंने अपनी कविताओं को नई कविता नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसकी शुरुआत कब से हो जाती है, तो 1951 से इसकी शुरुआत हो जाती है फ्रेंड्स, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो नई कविता है, तो इस समय 2 सप्तक का प्रकाशन हुआ था, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, ये इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दूसरा सप्तक। ठीक है, इस समय अपन देखते हैं इस काल में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन कब हुआ, 1951 में। अब यह सप्तक क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सप्तक का मतलब होता है कि 7 कवियों के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन या संग्रह सप्तक कहलाता है। तो ये सप्तक की शुरुआत कब से हुई है, 1943 से। ठीक है, तो एक तार सप्तक उस समय प्रकाशित हो गया और दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद में तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन 1959 में 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के कवि हैं, इन कवियों ने अपनी कविताओं को नया नाम दिया था, मतलब नई कविता नाम इन्होंने दिया था, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके प्रवर्तक कौन है नई कविता का, तो इसके प्रवर्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीश प्रसाद गुप्त। ठीक है, क्या नाम है उनका प्रवर्तक का, तो प्रवर्तक का नाम है जगदीश प्रसाद गुप्त, ये इनका नाम है। और इनकी जो रचना थी, तो इनकी रचना का नाम भी क्या था, इनकी रचना का नाम भी था नई कविता। ठीक है ना, क्या नाम था उनकी रचना का, तो इनकी रचना का नाम था नई कविता। तो ऐसे इसका नाम हुआ नई कविता। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इस समय अपन देखते हैं कि जो नई कविता थी, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वो देखिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं, नई कविता की विशेषताएं, मतलब अब ये जो समय है, ये जो काल था, ये हमारा समय आज़ादी से बाद का समय है। नई कविता का समय कब का है, ये आज़ादी से बाद का समय है। इस समय भारत को आज़ादी मिल चुकी है, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, अब जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे लेखक, उस समय तक 1947 से पहले पहले हमारे लेखक राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, आज़ादी से संबंधित लेख या रचनाएं लिखते थे। लेकिन अब जब भारत आज़ाद हो गया, तो अब इसके बाद फिर रचनाएं किस प्रकार की लिखने लगे, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे विद्वान हैं वे आधुनिकता पर आधारित रचनाएं लिखने लगे। ठीक है, अब इनकी रचनाओं में क्या क्या विशेषताएं दिखने लगी, तो इनकी रचनाओं में आधुनिकता पर आधारित, ठीक है, लेख लिखे जाने लगे। तो ये जो विद्वान थे या कवि लेखक थे, ये सब अपनी रचनाओं में, कविताओं में आधुनिकता पर आधारित लिखने लगे। उनमें आधुनिकता झलकती थी इनकी रचनाओं में। अब ये आधुनिकता का मतलब क्या है, तो इसमें अपन देखते हैं कि नए जीवन शैली की शुरुआत हो गई। ठीक है, इस समय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, और जब पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो लोगों का रहन सहन में परिवर्तन हो गया, खान पान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद में समाज में जो रीति रिवाज थे उनमें परिवर्तन होने लगे, रिश्तेदारी में परिवर्तन हो गए। तो ये सब परिवर्तन होने लगे, तो इस पर आधारित ये लोग जो कविताएं लिखते थे उसको कहते हैं आधुनिकता। ठीक है, मतलब समाज में नए नए मूल्य आना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अपन देखते हैं दूसरा,
तो दूसरा इसकी विशेषता थी अस्तित्ववाद। अब ये अस्तित्ववाद का मतलब क्या होता है? तो अस्तित्ववाद में यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके लिए वह खुद ही उत्तरदायी होता है, उसे हम कहते हैं अस्तित्ववाद। ठीक है, तो ये अस्तित्ववाद पर आधारित कविताएं लिखी जाने लगी इन लेखकों कवियों के द्वारा। इसके बाद फिर इसे में अपन देखते हैं कि भाषा संरचना। अब जो भाषा संरचना थी तो इस समय अपन देखते हैं कि जो हमारे कवि थे, कुछ ऐसे कवि थे जो लंबी लंबी कविताएं लिखते थे और कुछ कवि ऐसे थे जो छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। तो ऐसे दो प्रकार की कविताएं लिखी जाने लगी। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें अपन देखते हैं भाषा के बाद में काव्य संरचना के बाद में काव्य भाषा। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो काव्य भाषा इसको याद रखना आप, काव्य संरचना है। ठीक है, इसको आप याद रखना, काव्य संरचना। देखो फिर से देखिए, काव्य संरचना और दूसरा था काव्य भाषा। ठीक, अब इसमें अपन देखते हैं कि जो काव्य संरचना थी, तो इसमें मैंने आपको बताया अभी कि काव्य संरचना में जो कवि लोग हैं वो दो प्रकार की कविताएं लिखते थे, एक तो लंबी कविता और छोटी कविता। ये दो प्रकार की कविता लिखते थे काव्य संरचना में। अब इसके बाद काव्य भाषा, तो काव्य भाषा में बातचीत की भाषा ये लोग लिखने लगे। अब यहाँ पर हिंदी का सरल रूप लिखा जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर सरल शब्दों का ये लोग प्रयोग करना शुरू करते हैं। पहले जैसे जो बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे, अब ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग कविताओं में नहीं होता। इसके बाद फिर इसी समय हम देखते हैं कि जो भी कविताएं लिखी जाती है ये कौन से छंद में लिखी जाने लगी? तो ये कविताएं मुक्तक छंद में लिखी जाने लगी, मुक्तक छंद में। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी जाने लगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब इनकी विशेषताएं हैं, किसकी? ये नई कविता की। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि जो दूसरा सप्तक था, तीसरा सप्तक था, तो इसमें 7 कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कवियों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें नई कविता में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अपने से बार बार पूछा जाता है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें ये भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी एक रचना आपको याद रखना है जो बार बार आपसे पूछी जाती है। तो इनकी रचना का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनकी रचना का नाम होता है सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर इन्हीं की एक और रचना आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है गीत फरोश। क्या रचना है? गीत फरोश। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, ये दो रचनाओं के कारण, ये दो कविताओं के कारण बहुत फेमस हुए थे ये, तो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगले कवि का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे धर्मवीर भारती। ठीक है, क्या नाम है इनका? धर्मवीर भारती। तो इनकी रचना आपको याद रखना है अंधा युग। ठीक है, कौन सी रचना है? तो इनकी रचना का नाम है अंधा युग। फिर इसके बाद में तीसरे इसमें विद्वान आते हैं या हमारे कवि आते हैं। तो तीसरे कवि का नाम होता है रघुवीर सहाय। ठीक है, क्या नाम है इनका? रघुवीर सहाय। ठीक है, ये इनका नाम है। अब इनकी रचना कौन सी है? तो सीढ़ी पर धूप में। सीढ़ी पर धूप में, ये इनकी रचना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने देखा कि नई कविता में विद्वान तो बहुत सारे, कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में अभी तक ज़्यादा पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये नई कविता का समय भी अब समाप्त होता है, मतलब अभी ये वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो अब उस समय से लेकर अब तक हमारे कवि लगातार कविताएं लिख रहे हैं। तो इस समय से अपन देखते हैं नई कविता के समय से कवि लोग अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में मुक्तक छंद का उपयोग करते हैं। अभी मुक्तक छंद क्या है? तो इसमें मात्राओं और वर्णों की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती,
उसे कहा जाता है मुक्तक छंद। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक ये रचनाएं लिखी जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आधुनिक हिंदी का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी एग्ज़ाम में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।